Hello everyone and welcome to my channel. In this video today we will be studying Beloved, which is a novel by Toni Morrison. Let's start with the introduction. So Beloved 1987 में सबसे पहली दफ़ा पब्लिश हुआ था. Toni Morrison, she is an अमेरिकन राइटर. जो नॉवल है वो अमेरिकन सिविल वॉर के टाइम पे सेट है. अमेरिकन सिविल वॉर क्या है? अमेरिकन सिविल वॉर 1861 से 65 के बीच में हुआ था. दैट वाज अ वॉर इन द यूनाइटेड स्टेट्स. तो वहाँ पर जो अमेरिका कंट्री है उसका जो नॉर्थ पार्ट है और जो साउथ पार्ट है उनके बीच में ये वाला वॉर हुआ था. तो जो साउथ वाली स्टेट्स थी, जो सदर्न स्टेट्स थी, वो स्लेवरी को अबॉलिश नहीं करना चाहती थी, दास प्रथा को. तो ये स्लेवरी के स्टेटस को लेके अमेरिका में नॉर्थ और साउथ के बीच में, दोनों के बीच में वॉर हुआ था, क्योंकि जो साउथ के स्लेव ओनर्स थे दे डिड नॉट वांट टू गिव अप देयर स्लेव्स. सो दिस वाज अमेरिकन सिविल वॉर इन वेरी वेरी शॉर्ट टर्म्स. इसको अगर आप और जानना चाहते हैं तो यू कैन गो टू माई गॉन विद द विंड वाला वीडियो एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प होगा अमेरिकन सिविल वॉर के लिए. यू कैन डायरेक्टली जंप टू दैट. तो ये जो हमारा नॉवल है, लाइक आई सेड, इट इज सेट ड्यूरिंग द अमेरिकन सिविल वॉर एंड नॉवल इंस्पायर्ड है बाय एन इवेंट जो कि एक्चुअली में हुई थी एंड आई विल टॉक अबाउट दैट इन सम टाइम. ऑल्सो जो नॉवल है उसको पुलित्जर प्राइज फॉर फिक्शन मिला था 1988 में. पुलित्जर प्राइज बहुत फेमस प्राइज होता है एंड नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट फैक्ट है. बुक को 1998 में एक मूवी में भी अडेप्ट किया गया था विच स्टार्ड ओपरा विनफ्रे. नाउ कमिंग टू द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, जैसे कि मैंने बताया जो नॉवल है दैट relates to the events surrounding the civil war and specially उसमें भी the fugitive slave act. अब फ्यूजिटिव स्लेव एक्ट क्या था? उसके अकॉर्डिंग जो साउथ के, जो मैंने बताया ना कि अमेरिका में जो साउथ का पार्ट था, तो वहाँ के जो स्लेव ओनर्स थे, उस फ्यूजिटिव स्लेव एक्ट के तहत वो स्लेव ओनर्स दे कैन ट्रैवल टू नॉर्थ और दे कैन रिक्लेम एनी स्लेव्स जो कि उनकी ओनरशिप से भाग गए हों, वो उनको रिक्लेम कर सकते थे. तो जो नॉवल है ऑल्सो इट इज इंस्पायर्ड, लाइक आई टोल्ड यू बिफोर, इट्स इंस्पायर्ड बाय द ट्रू स्टोरी ऑफ अ पर्सन कॉल्ड मार्गरेट गार्नर. और ये जो मार्गरेट गार्नर थी ये एक स्लेव थी जो कि अपनी फैमिली के साथ उसने एस्केप किया था, वो भाग गई थी अक्रॉस द ओहायो रिवर 1856 में. जो स्लेव कैचर्स थे उन्होंने उसको पकड़ लिया मार्गरेट को, और मार्गरेट ने अपनी 2 साल की बेटी को खुद ने ही उसको मार दिया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो अपनी बेटी को एज अ स्लेव देखे. एंड जो ये मार्गरेट गार्नर थी उसको दोबारा से स्लेवरी में ले जाया गया था. और जो हमारे नॉवल की हीरोइन है सेथ है, उसकी जो स्टोरी है वो इस मार्गरेट गार्नर से ही इंस्पायर्ड है. ये जो मार्गरेट की लाइफ और स्टोरी थी ना, ये नेशनल न्यूज़ बन गई थी 1856 में जब उसको पकड़ा गया था स्लेव मास्टर्स के थ्रू और उसकी बेटी को उसने खुद ने मार दिया था. टॉकिंग अबाउट द जॉनर, तो जो नॉवल है इट्स अ वर्क ऑफ हिस्टोरिकल फिक्शन. हिस्टोरिकल फिक्शन होता है कि कोई भी वो काम जो कि रेफर करता हो एक फिक्शनल नैरेटिव को जो कि पास्ट में सेट हो. जो हिस्टोरिकल फिक्शन के वर्क्स होते हैं ना, वो टिपिकली असली जगहों पर सेट होते हैं, और ये वाले जो वर्क्स होते हैं उनमें सोशल, कल्चरल और मटेरियल कंडीशंस की डिटेल दी गई होती है, और जो कि उस समय जहाँ पर ये स्टोरी सेट होती है उस जगह को और उस टाइम को डिफाइन करती है. तो जो हमारा नॉवल है इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ हिस्टोरिकल फिक्शन बिकॉज ये भी पास्ट में सेट है और एक असली जगह पे 1873 में सेट है इन सिंसिनाटी, ओहायो. तो जो ओहायो थी इट वाज अ फ्री स्टेट. ओके, मॉरिसन अपने नॉवल में काफ़ी हिस्टोरिकली एक्यूरेट डिटेल्स भी इंक्लूड करती हैं जिससे उनके इस नॉवल को एक रिच सेंस ऑफ द पीरियड मिलता है, पर जिस तरीके से वो इन डिटेल्स को इनकॉर्पोरेट करती हैं दैट इज फिक्शनल. तो एक एग्जाम्पल है वो वाली डिटेल जो इंक्लूड करती हैं वो नॉवल में, कि जो पॉल डी है एक कैरेक्टर नॉवल के अंदर, उसको एक आयरन बिट पहनना होता है. तो जब वो ये डिटेल इंक्लूड करती है ना, तो मॉरिसन एक्नॉलेज करती हैं वो हिस्टोरिकल फैक्ट कि जो स्लेव मास्टर्स थे वो ऐसे डिवाइसेस को यूज करते थे अपने स्लेव्स को पनिश करने के लिए. एक और जॉनर जिसके अंदर इस नॉवल को इंक्लूड किया जा सकता है दैट इज लाइक अ घोस्ट स्टोरी. जो घोस्ट स्टोरी होती है वो एक टाइप की फिक्शनल स्टोरी होती है जो कि या तो डायरेक्टली घोस्ट्स को, भूतों को फीचर करती है, उनके अंदर भूत आते हैं, या फिर वो एक्सप्लोर करती है द पॉसिबल एग्जिस्टेंस ऑफ घोस्ट्स. अब आप सबको पता है कि घोस्ट या भूत क्या होता है. इट्स लाइक द स्पिरिट ऑफ अ डेड पर्सन जो कि जो लोग जिंदा है उनके सामने आती है. तो जो नॉवल है उसके अंदर भी जो सेथे की मरी हुई बेटी है उसका घोस्ट देखने को मिलता है. ये जो घोस्ट हॉन्ट करता है ना स्टोरी के अंदर हमारी
हमारी प्रोटैगनिस्ट सेथे को, तो दैट ऑल्सो सिंबलाइजेस कि किस तरीके से जो पास्ट के ट्रॉमास होते हैं वो जिंदा रहते हैं और हमारा जो प्रेजेंट है, जो वर्तमान है, उसको हॉन्ट करते हैं थ्रू मेमोरी। सेटिंग की बात करें तो जो नॉवल है, लाइक आई सेड, दैट मेनली टेक्स प्लेस इन सिंसिनाटी, ओहायो। जगह का नाम है ओहायो, एक स्टेट है अमेरिका के अंदर, और सिंसिनाटी ओहायो के अंदर स्टेट है। नॉवल 1873 में सेट है। ऑल्दो जो नॉवल है उसमें काफ़ी सारे फ्लैशबैक्स देखने को मिलते हैं टू द स्वीट होम प्लांटेशन इन केंटकी। केंटकी एक और जगह है, एंड फ्लैशबैक्स देखने को मिलते हैं टू दिस प्लेस एंड ऑल्सो टू अ प्रिजन कैंप इन एल्फ्रेड, जॉर्जिया में। जॉर्जिया में जगह है एक एल्फ्रेड करके। ऑल्दो हमें ये नहीं पता कि जो ये फ्लैशबैक के सीन्स आपको दिखाए जाते हैं वो किस समय में सेट है, पर इतना मालूम है कि तकरीबन 18 साल पहले सेट है वो। लाइक 1873 में अगर नॉवल सेट है तो उससे 18 साल पहले के करीब वो फ्लैशबैक सीन्स जो दिखाए जाते हैं दे आर सेट, बिकॉज 18 साल हो गए हैं जब सेथे ने एस्केप किया था। वो भागी थी स्वीट होम से, एंड व्हेन शी ट्रैवल्ड नॉर्थ टू ओहायो, जिस टाइम पे सेथे भागी थी ना अराउंड 1855, तो उस टाइम तक भी जो स्लेवरी थी वो सदर्न यूनाइटेड स्टेट्स में लीगल थी। हाउएवर जो अभी प्रेजेंट टाइम है नॉवल का, उस टाइम पर स्लेवरी लीगल नहीं है। तो जैसे नैरेटिव फ्लैशबैक्स में और प्रेजेंट टाइम में आगे पीछे होता रहता है ना, वो ऐसा लगता है कि जैसे वो पास्ट और प्रेजेंट टाइम के बीच में एक सेपरेशन सा क्रिएट करता हो। लेकिन ये जो मूवमेंट है ये एक सेंस ऑफ कंटिन्यूटी भी क्रिएट करती है, ये दिखाने के लिए कि कैसे जो वो स्लेवरी की लेगेसी है वो स्लेवरी के अबॉलिश होने के बाद भी कंटिन्यू करती है, परसिस्ट करती है। दूसरे शब्दों में कहें तो जो मॉरिसन अपने इस नॉवल को 2 टाइम पीरियड्स में सेट करती हैं वो ये दिखाने के लिए कि कैसे जो पास्ट की इवेंट्स हैं उन्हें आसानी से भूला नहीं जा सकता और वो फ्रीक्वेंटली प्रेजेंट में भी सर्वाइव करती हैं, रहती हैं। नॉवल के अंदर पॉइंट ऑफ व्यू या नैरेटर की बात करें तो जो बिलवड का नैरेटर है, अनोनिमस नैरेटर है, उसका कोई नहीं पता कौन है, नाम नहीं है, वो ओमनिशेंट नैरेटर है। मतलब कि जो नैरेटर है उसको काफी सारे कैरेक्टर्स के इंटीरियर थॉट्स और एक्सपीरियंसेस के बारे में एक्सेस है, जानता है वो उनके बारे में, और उन्हीं थॉट्स और एक्सपीरियंसेस को वो थर्ड पर्सन में रिपोर्ट करता है बिना किसी डायरेक्ट जजमेंट के। एंड नैरेटर जो है वो फ्रीक्वेंटली अलग अलग कैरेक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू में स्लिप करता है, एंड स्पेशली सेथे के, डेनवर के एंड पॉल डी के। तो ये जो फ्रीक्वेंट मूवमेंट है अलग अलग कैरेक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू के बीच में, इससे रीडर को इन इवेंट्स और कैरेक्टर्स को अलग अलग पर्सपेक्टिव से, मल्टीपल पर्सपेक्टिव से देखने को मिलता है, और वो डिफिकल्ट सब्जेक्ट मैटर को कन्फ्रंट कर पाते हैं बिना जल्दबाजी किए टू जज देम। सिंपल सा छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे रीडर आसानी से कंडेम कर सकता था कि सेथ ने अपनी बेटी की खुद ने जान ले ली अगर नैरेटर ने सेथे का पर्सपेक्टिव ना दिखाया होता इवेंट्स को लेकर, पर बिकॉज नैरेटर ने सेथे की जो रीजनिंग थी, जो उसकी वजहें थी, उनको बताया, उसको आवाज दी, रीडर को मालूम है कि सेथे ने ऐसा क्यों किया। सो इसके थ्रू जो रीडर्स हैं दे आर इन्वाइटेड कि वो भी जो सेथे की सिचुएशन की मॉरल डिफिकल्टी है उसके साथ वो भी एंगेज करें, रादर दैन सिंपली उसको गलत बताने के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समरी के साथ। तो 1873 लाइक आई सेड ईयर है जिसमें नॉवल सेट है, और जो सेथे और उसकी बेटी डेनवर है वो रहते हैं 124 में। 124 घर का नाम है, एंड दैट इज इन अ रूरल एरिया क्लोज टू सिंसिनाटी। उन्हें कम्युनिटी से निकाल दिया गया है सेथे के पास्ट की वजह से, और जो उसका प्राइड है उसकी वजह से। 18 साल बीत चुके हैं जब जो सेथे थी वो स्लेवरी से भागी थी, वहां से निकल के भागी थी जिस फार्म पर वो स्लेव थी, दास थी, एंड दैट वाज अ फार्म कॉल्ड स्वीट होम। जो स्वीट होम ये करके फार्म था उसको एक्चुअली में एक क्रूअल आदमी चलाता था जिसको स्कूल टीचर बोला करते थे, और वो अपने नेफ्यूज को अलाउ करता था कि वो सेथे को ब्रूटलाइज करें, और जब वो ब्रूटलाइज करते थे तो वो जो स्कूल टीचर था जिसका वो फार्म था वो नोट्स लेता था अपनी साइंटिफिक स्टडी के लिए, एंड हिज स्टडी वाज ऑन ब्लैक्स। जो सेथे थी वो वहां से भाग जाती है, ऑल्दो वो प्रेग्नेंट होती है, और रास्ते में ही वो बच्चा डिलीवर करती है विद द हेल्प ऑफ अ वाइट वुमन जिसका नाम एमी होता है। सेथे का जो हस्बैंड होता है उसको एक्चुअली में सेथे को कंपनी देनी होती है, पर वो गायब हो जाता है। अब जब सेथे सिंसिनाटी भाग जाती है अपने 4 बच्चों के साथ, तो वहां पर वो 28 दिन फ्रीडम के एंजॉय करती है, पर उसके बाद
उसका जो मास्टर है वो उसको ट्रैक कर लेता है। अब वो नहीं चाहती कि जो उसके बच्चे हैं कि वो भी वापस उस स्लेवरी में जाएं, तो वो कोशिश करती है कि वो उन चारों को मार दे, लेकिन वो सिर्फ अपनी सबसे जो छोटी बेटी है उसको ही मार पाती है। उसके बाद वो शी इज रिजेक्टेड बाय हर मास्टर, क्योंकि उसको लगता है कि जो सेथे है शी इज नो लॉन्गर फिट टू सर्व, एंड जो सेथे है उसको फांसी की सजा भी नहीं दी जाती और उसको रिलीज कर दिया जाता है कि वो अपने बाकी 3 बचे हुए बच्चों को बड़ा कर सके एट 124, जो उनके घर का नाम था 124। जिस बेटी को उसने मारा था, जो उसका भूत था, घोस्ट था, वो उनके घर को हॉन्ट करना शुरू कर देता है। जो सेथे के 2 बेटे होते हैं, हार्वर्ड एंड बगलर, वो वहां से चले जाते हैं बिकॉज उन दोनों का उस भूत के साथ डरावना एनकाउंटर सा हुआ होता है। जो उनकी दादी होती है बेबी सग्स करके, शी डाइड अ ब्रोकन वुमन। जो ये उनकी दादी थी वो एक काफ़ी अच्छी पॉजिटिव फोर्स थी सिंसिनाटी की जो ब्लैक कम्युनिटी थी वहाँ पर, और उसको एक इंस्पायरिंग होली वुमन के तौर पर देखा जाता था। पर जब जो सेथे के साथ हुआ उसके बाद उसकी दादी बेबी सग्स ने अपनी जो प्रीचिंग थी वो छोड़ दी एंड शी रिटायर्ड टू बेड। तो बेबी सग्स जो उनकी दादी थी उसकी मौत के काफ़ी साल बाद डेनवर और जो सेथे हैं दे स्टिल कंटिन्यू टू लिव इन दी हाउस। दोनों अकेले रहते हैं। डेनवर अगेन उसकी जो एक और बेटी होती है सेथे की, वो सेथे एज अ कुक काम करती है, और जो डेनवर है शी स्पेंड्स हर डेज अलोन। जो डेनवर है वो बहुत अकेली होती है, पर उसको डर भी लगता है टू लीव द यार्ड, ऑल्दो वो 18 साल की है। नाउ इन 1873 2 विजिटर्स आते हैं उनके घर। पहला होता है पॉल डी। अब ये जो पॉल डी है ना, ये भी एक टाइम पर एक स्लेव हुआ करता था सेथे के साथ बैक एट स्वीट होम। पॉल डी सेथे की तरह ही इज ऑल्सो हॉन्टेड बाय द पेन ऑफ द पास्ट। उसने वो देखा है, विटनेस किया है, जो इतनी सारी अट्रॉसिटीज थी, ब्रुटैलिटीज थी, वो सिविल वॉर एंड होने से पहले उसने वो सब सहा है। एंड हाउ हैज ही मैनेज टू सर्वाइव। उसके सर्वाइवल का तरीका ये था कि उसने अपने आप को अलाउ नहीं किया कि वो किसी भी चीज के लिए या किसी के लिए भी उसके दिल में स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आए। उसने कुछ वक्त गुजारा होता है जेल में जो कि ब्लैक्स के लिए बना था, और उस टाइम की जो उसकी मेमोरीज हैं दे आर वेरी डार्क। वहां पर वो चेन गैंग में काम करता था दिन के टाइम पर, और रात को उसे एक डब्बे में रखा जाता था इन द ग्राउंड। जो दूसरे विजिटर होती है उनके घर पे, शी इज अ गर्ल कॉल्ड बिलवेड, और ये धीरे धीरे ग्रेजुअली क्लियर होता है कि ये घोस्ट है। वो जो बेबी उसने मारा था ना, जो उसने अपनी बेटी मारी थी शुरू में, रिमेम्बर? तो ये जो बिलवेड है शी इज द घोस्ट ऑफ दैट डेड बेबी, एंड नाउ दैट डेड बेबी इट हैज कम बैक टू लाइफ। और ये जो घोस्ट बिलवेड के रूप में आई है ना, ये उस एज पे आई है कि जिस एज की वो बच्ची आज होती अगर वो जिंदा होती तो। अभी जो बिलवेड है ऑकवर्ड सी होती है, एक बड़े की तरह, अडल्ट की तरह बोल नहीं पाती, और अजीब से कपड़े उसने पहने होते हैं। जो बिलवेड है शुरू में तो लगता है कि वनरेबल सी है, बट इवेंचुअली पता लगता है कि वो काफी पावरफुल है और मेलिशियस है। मेलिशियस स्पिरिट्स हम उनको बोलते हैं, जो कि बुरी आत्माएं होती है ना, दैट इज अ मेलिशियस स्पिरिट। तो शुरू में जो बिलवेड का पर्पस है लगता है कि कुछ नहीं है, कोई हार्मफुल नहीं है वो, और प्रॉपरली समझ नहीं आता। बट नॉवल के एंड तक आते आते जो उसकी प्रेजेंस है, वो जो लोग हैं जो उस 124 घर में रह रहे होते हैं, दैट proves to be pretty destructive for them। अभी जो पॉल डी है वो सेथे का लवर बन जाता है और उनके घर पर वो रहता है। ऑल्दो वो जो दोनों लड़कियां हैं और पॉल डी के बीच में फ्रिक्शन सा रहता है, बिलवेड को वो बिल्कुल पसंद नहीं होता और वो उसको सेथ से अलग करने की कोशिश करती है। पर जो पॉल डी है वो इवेंचुअली वहां से चला जाता है जब उसको पता चलता है कि सेथे ने अपने खुद की बेटी को मारा था। सेथे को जब बिलवेड की आइडेंटिटी के बारे में पता चलता है तो उसको लगता है कि उसको एक दूसरा मौका दिया गया है। वो अपने पास्ट की गलतियों को ठीक करने की कोशिश करती है, पर जो उस बिलवेड की जो नीड्स हैं दे आर डिवाउरिंग। वो सेथे को माफ नहीं करती फॉर हर एक्शंस जो उसने किया था। एंड ये जो बिलवेड है, जो ये घोस्ट है, वो उस घर में सेटल हो जाती है लाइक अ पैरासाइट। एंड पैरासाइट बिकॉज जैसे जैसे सेथे वीक होती रहती है वैसे वैसे बिलवेड स्ट्रॉन्ग होती रहती है। जो सेथे की सैनिटी है वो खोने लगती है, वो पागल सी होने लगती है, पर जो बिलवेड है वो और डिमांडिंग होने लगती है। जो डेनवर है
उसको कम्युनिटी के पास जाना पड़ता है हेल्प के लिए। तो एक औरतों का ग्रुप आता है एंड दैट ग्रुप इज लेड बाय एला। एला जो है वो एक एजेंट रही होती है ऑफ द अंडरग्राउंड रेल रोड। तो ये लोग जो हैं ये 124 जो उनका घर है 124 वहां जाते हैं ताकि वो उस बिलवड की जो आत्मा है, जो घोस्ट है, उसको एक्सरसाइज कर सकें, उसे भगा सकें, दूर कर सकें उसको। जो घोस्ट है दैट इज फोर्स्ड टू लीव, पर जो सेथे की स्पिरिट है दैट हैज ऑलमोस्ट बीन ब्रोकन। पॉल डी वापस आता है उसके पास और वो ये वाव करता है कि वो सेथे को हेल्प करेगा सो दैट शी कैन हील हरसेल्फ। डेनवर, पॉल डी और सेथे दे बिल्ड अ न्यू लाइफ जहां पर दे लर्न टू डील विद देयर पेनफुल पास्ट व्हाइल एट द सेम टाइम दे आर फोकसिंग ऑन देयर फ्यूचर। तो इफ यू लुक एट इट, जो नॉवल है बहुत डार्क सा, हॉन्टिंग सा नॉवल है जिसमें आपको बहुत टेरिबल से एक्ट्स देखने को मिलते हैं ऑफ वायलेंस। जो घोस्ट है वो रिप्रेजेंट करता है जो स्लेवरी की लेगेसी है, उसकी जो पावर है, कैसे वो 18 साल बाद भी जब सेथे के पास फ्रीडम है वो कैसे उसको आज तक भी हॉन्ट करती है, ट्रबल करती है। जो बिलवड है वो सिर्फ उस डेड बेबी की स्पिरिट नहीं है जो कि वापस आई है, बट वो जो सारी सफरिंग उन्होंने इंड्योर करी थी स्लेवरी के दौरान उसकी भी एम्बॉडीमेंट है। जो सेथे का ये टेरिबल एक्ट था उसकी जो वो सही था या गलत था, दैट इज अ डिफिकल्ट वन टू आंसर। एंड यू नो जो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर नॉवल भी एक डेफिनेट वे में आपको नहीं देता। जो नॉवलिस्ट है शी इज मोर कंसर्न्ड कि हम ये समझें कि सेथे ने जो किया वो क्यों किया, एंड ऑल्सो कि जो उसका ये डिसीजन था जब से उसने वो डिसाइड किया तब से लेके आज तक वो उसका डिसीजन उसको हॉन्ट ही कर रहा है। नॉवल बहुत अच्छे से कन्वे करता है जो ब्रूटैलिटी और जो डीह्यूमनाइजेशन लोगों ने सहा था उस स्लेवरी के दौरान, एंड दैट पुट्स जो सेथे ने डिसाइड किया था, जो उसका एक्शन था, दैट पुट्स इट इन कॉन्टेक्स्ट विदाउट उसको कंडेम किए या उसको एक्सक्यूज दिए उसके लिए। ऑल्सो नोटिस कि जो नॉवल का स्ट्रक्चर है वो फ्रैगमेंटरी है। नॉवल के अंदर पास्ट इवेंट्स को डिस्क्राइब करने में ज्यादा टाइम लगाया गया है बजाय डिस्क्राइबिंग द एक्शन ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट, विच रीइंफोर्सेस द आइडिया कि जो पास्ट है वो प्रेजेंट को शेप भी करता है और प्रेजेंट में रहता भी है, लिंगर भी करता है। जो नॉवल है इट इज ऑफन रेपिटेटिव और वही सेम स्टोरीज जो पास्ट की हैं उन्हें बार बार बताता है, गिविंग मोर इन्फॉर्मेशन हर रेपिटेशन के साथ। जितने भी कैरेक्टर्स हैं नॉवल के अंदर, फॉर्मर स्लेव्स थे वो या उन फॉर्मर स्लेव्स के बच्चे हैं, वो एक ट्रबल्ड रिलेशनशिप है उनका अपने पास्ट के साथ। जो उनका ये रिलेशनशिप है उनके पास्ट के साथ वो उनको प्रेजेंट में ढंग से, आराम से, चैन से जीने नहीं देता और ना ही फ्यूचर के लिए प्लान करने देता है। एंड दिस शोज कि जो स्लेवरी है उन्होंने उनको किन तरीकों से डैमेज किया है, एंड दे हैव डैमेज्ड द वे दे एक्सपीरियंस लव एंड द वे दे थिंक अबाउट देयर ओन वर्थ एज ह्यूमन बीइंग्स। दे आर लेड टू क्वेश्चन देयर सेल्फ वर्थ। नॉवल के अंदर एक जो क्लियर थीम है दैट इज ऑफ स्लेवरी, तो काफ़ी सारे कैरेक्टर्स के थ्रू और मेमोरीज और एक्सपीरियंसेस के थ्रू नॉवल आपको क्लियरली प्रेजेंट करता है कि वो जो स्लेवरी थी उसकी क्रूअल्टी, दी अनथिंकेबल क्रूअल्टी ऑफ स्लेवरी। एंड इन पर्टिकुलर नॉवल एक्सप्लोर करता है कि कैसे स्लेवरी उन स्लेव्स को डीह्यूमनाइज करती है और उनको एज प्रॉपर्टी एंड एज एनिमल्स ट्रीट करते थे। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल स्कूल टीचर का कैरेक्टर है नॉवल के अंदर जो कि एक स्लेव ओनर है, उसके लिए जो ये अफ्रीकन अमेरिकन स्लेव्स है ना वो इंसान नहीं है उसके लिए, दे आर लेस देन दैट। वो उनको सिर्फ उनके मनी के टर्म्स में देखता है कि उनकी क्या कीमत है और उनको कहता है कि मेट करने के लिए, जैसे कि वो इंसान नहीं जानवर हूँ। एंड एक जगह नॉवल में जो स्कूल टीचर के नेफ्यूज हैं वो सेथे को दे होल्ड सेथे डाउन और उसका ब्रेस्ट मिल्क चुराते हैं, ट्रीटिंग हर एक गाय की तरह, दैट शी इज लाइक अ काउ। काउ क्या करती है, गाय क्या करती है, आपको दूध देती है, एंड दे आर ट्रीटिंग सेथे लाइक दैट। स्लेवरी फैमिली यूनिट्स को भी तोड़ती है। सेथे को नहीं मालूम, नहीं याद उसको ढंग से कि उसकी माँ कौन थी, बिकॉज स्लेव्स के लिए जो दास थे उनके लिए यही नॉर्म था, सेथे कोई एक्सेप्शन नहीं थी। बिकॉज जो उनके बच्चे थे उनको बेच दिया जाता था अलग अलग जगहों पर, उनकी फैमिली से दूर कर दिया जाता था।
स्लेवरी एज एन इंस्टीट्यूशन इतना ज़्यादा ऑफुल था कि सेथे को अपना खुद का बच्चा मारना पड़ा और अपने बाकी बच्चों को भी मारने की कोशिश करी थी उसने, बिकॉज वो उन्हें बचाना चाहती थी कि कहीं वो दोबारा से उनको स्लेव्स ना बना दिया जाए, सेथे की खुद की तरह वो भी कहीं स्लेव्स ना बन जाएं। जो बिलवड की ये हॉन्टिंग सी फिगर है नॉवल के अंदर, उसके थ्रू नॉवल दिखाता है कि कैसे ये जो स्लेवरी की प्रथा थी, दास प्रथा थी, उसके कैसे लास्टिंग कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, एंड नॉट जस्ट फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेज पर साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज एंड सोसाइटल कॉन्सिक्वेंसेज, एंड इवन दो उसके खत्म होने के बाद भी, स्लेवरी के एंड होने के बाद भी। विद दिस आई वुड लाइक टू रैप अप द वीडियो। आई होप नॉवल आपको समझ में आया होगा, एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।